हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केमो हब यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दैट इज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 5। तो टुडे लेक्चर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। फिर ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पीरियड में अलोंग द पीरियड और डाउन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या क्या होगा इफेक्ट, वो सब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत करना और कंप्लीट देखना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबसे पहला अपना है, ठीक है। सबसे देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है। अभी हम लोग आपको बताएंगे स्पीसीज क्यों ना बोल के हम लोग पहले आयंस बोल रहे हैं, फिर बाद में उसको मतलब मॉडिफाई करेंगे, तब जाके एक स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। ये स्टोरी अभी आपको 2 मिनट 3 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलता हूँ। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं। देखो, ऐसे आयंस जिनका मतलब डिफरेंट 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 एलिमेंट्स, ठीक है। आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विथ, उनका क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सा बात है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बाई ई, मतलब ये पी बाई ई रेशियो उनका डिफरेंट होना चाहिए, या जेड बाई ई रेशियो बोलो, वही बात एक ही है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात ये है कि ऐसे आयंस आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, जो आयंस है कि किसके, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, अगर उनका इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर उनका इलेक्ट्रॉन सेम आता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट आता है, ठीक है, तो उस स्पीसीज को या उस आयंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है। आपको एग्जांपल से और क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझेंगे बात को, ठीक है। जैसे H2- है, Cl- है, K+ है, हाँ। न्यूक्लियर चार्ज सिंपल से आपको ई बाई पी या पी बाई ई रेशियो होता है, प्रोटॉन इज टू प्रोटॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा होगा डिटेल में, ठीक है। नाउ H2- का न्यूक्लियर, इसका देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें फाइंड आउट करना है कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 16 है ना। अब यहाँ पे 2- है, 2- बोले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किया, ठीक है। किसी ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए तो ये 2- हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 16 तो पहले था, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई साहब, एटॉमिक नंबर होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और एक और डिफिनेशन है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कब, इन न्यूट्रल फॉर्म। जब न्यूट्रल फॉर्म में अपना एटम है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब क्या ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में होता तो इसका एटॉमिक नंबर 16 होता, ठीक है। ये आयंस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसके पास कितना हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे 19 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो क्या होगा, ये इसका 18 हो जाएगा। अब देखना, अब डिफरेंशिएट क्या हो, ये सब पहले क्या आयंस है, ठीक है। ये सब क्या है, Cl- हो गया, K+, ये सब हमारे आयंस है। आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, आयंस ऑफ द डिफरेंट, ये सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम, ठीक है। आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सीरीज है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे नहीं दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, 18 है, 18 है, 18 है, ठीक है। आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट, काम बिगाड़े मतलब 3 यहाँ पे बट लगा है, ठीक है। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोल रहे हैं, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज देखो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस आयंस हो गया, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोलना अभी, ठीक। नाउ समझा, आपको क्लियर समझा। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होना चाहिए, ये समझा। चलो, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब आप बोलोगे ऑर्गन, ओ ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है।
ऑर्गन का भी तो एटॉमिक नंबर 18, मतलब उसके पास भी इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। अगर ऑर्गन देखो नोबल गैस है तो न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो ऑर्गन ऑल्सो हैज एटॉमिक नंबर 18। सो इवन ऑर्गन का देखो, जैसे H2 माइनस का आ रहा, Cl माइनस का, K प्लस का 18 आ रहे थे, वैसे ऑर्गन का भी तो 18 होना चाहिए। बट ये तो एटम है, हम लोग तो अभी आयंस की बात कर रहे थे, तो काम यहाँ पे बिगड़ गया। अपना जो डिफिनेशन था कि ऐसे आयंस होने चाहिए, बट यहाँ पे तो एटम्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिफिनेशन को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। बट इज ऑर्गन एन आयन? नहीं, ऑर्गन तो एक न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है। तो ऑर्गन इज ए न्यूट्रल एटम एंड ऑल्सो हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तो हमें डिफिनेशन से बोलना भाई कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, तो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसने आयंस के फॉर्म में बोला था, सबसे पहले आयंस के बारे में बोला था कि आयंस होने चाहिए। लेकिन भाई ये तो ऑर्गन भी तो हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिखा रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सो इन ऑर्डर, ध्यान से समझना, बहुत कम लोग को समझ में आता है ये, ठीक है, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग क्यों बोलते हैं, आयंस को स्पीसीज ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कवर ऑल दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स आर एंड आयंस, मतलब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस दोनों को कवर करने के लिए हम क्या वर्ड करेंगे, हम क्या यूज करेंगे टर्म, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम ना यूज करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, हम यूज करेंगे वर्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें हमारा एटम्स भी आ जाते हैं और आयंस भी आ जाते हैं, समझा आपको। कभी भी आपको एटम्स और आयंस दोनों साथ में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पूरा मॉडिफाइड हुआ, जो मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड डिफिनेशन इसका ये है, इट इज डिफाइंड, क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज न्यूट्रल और आयनिक स्पीसीज, मतलब या तो न्यूट्रल हो या तो आयनिक स्पीसीज हो, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सिंपल सा आप ये समझो, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए बट उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस नियॉन सोडियम प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ठीक है। चलो न्यूक्लियर चार्ज आपने देखा, N का 7 आता है, ऑक्सीजन का 8 आता है, 9 10 11 12 13 इतना है, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन तो फाइंड आउट करने में आ गया कि यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 है। अभी 3 माइनस है तो 3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, सब मतलब आपको ये आता है, ठीक है। बस माइनस रहेगा तो ऐड करते हैं, प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इसका लॉजिक भी आपको पता है और क्यों होता है ऐसा भी करते हैं, ठीक है। ये है कि हम लोग 3 माइनस यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ऐड किया गया है, मतलब पहले 7 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अब 3 माइनस आने से इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, ये समझा, इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। चलो ये सब हमारा हो गया 10 10, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप लोग को क्लियर समझेगा, ठीक है। नाउ अब देखना, ये हो गया हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये आयंस है, ये आयंस है, ये आयंस है, ये एटम्स आ गया, ठीक है। तो आप अब फ्री हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब यहीं पे मैंने डिफिनेशन बोला, इट इज डिफाइंड एज द न्यूट्रल और आयनिक स्पीसीज, न्यूट्रल हो या आयनिक स्पीसीज दोनों चलेगा, विच हैव, उसको वर्ड क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। देखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट देखो इनका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस देखो, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11, इसका 12, इसका 13, मतलब हर का देखो, हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है बट इलेक्ट्रॉन उसका सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरिएशन ऑफ आयनिक साइज अमॉन्ग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब आप तो आपने देखा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में हमने देखा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उसका साइज पे क्या डिफरेंस आएगा, मतलब अगर हमारे सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, ठीक है, तो उनके साइज को हम कम देखेंगे, कैसे क्या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि केटायंस का साइज छोटा होता है, फिर एटम्स का होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज एनायंस का होता है, उसके बाद एटम्स का होता है, फिर सबसे छोटा साइज केटायन का होता है। ये चीजें आपको याद है, लॉजिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको वहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखो, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, मतलब अपना जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्या होगा, अगर आप न्यूक्लियस के चार्ज को बढ़ा, मतलब न्यूक्लियर के अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, या उसको बोलते प्रोटॉन, मतलब जेड बाई ई बोल दो, कुछ भी बोलो, मतलब सिंपल सा आप बोलो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। लेमैन की भाषा में आप लोग ये समझो कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या होगा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज, सिंपल सा। अब आप बताओ, ये तो मैंने बताया था आपको, पूरा डिटेल में बताया था। अब बताओ, यहाँ पे सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई एटम्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे N3 माइनस ए हो, अब सबसे छोटा साइज किसका होगा, Al3+ का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सबसे मतलब केटायंस है, ठीक है। और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, N3- होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझा यहाँ पे कि Al3+ का जो साइज होगा सबसे कम होगा और N3- का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ऑल दीज आयंस हैव 10 इलेक्ट्रॉन स्पेस, 10 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा, ठीक है। बट देयर न्यूक्लियर चार्ज आर, न्यूक्लियर चार्ज हम लोग देखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज देखो धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। और हमें पता है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का इंक्रीज होता है। इससे क्या होगा, हमारा जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब एटॉमिक साइज या आयनिक साइज वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा N3- उसका एटॉमिक सबसे न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये सब आपको समझा, इसलिए आयनिक इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ, सबसे ज्यादा N3- का होगा, सबसे कम Al3+ का होगा। और आप उसको मतलब कर सकते हो, +3 से बड़ा +2 से बड़ा +1, फिर F-1, फिर -2, यहाँ पे -2 है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे -2 है, हाँ, फिर -3, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर हम लोग नॉर्मल देखा जाए तो वैसे क्या बोलते हैं कि टॉप से बॉटम, मतलब टॉप से बॉटम मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हमारा जो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज इंक्रीज होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा वैसे होना चाहिए था, बट ये किसके लिए बेसिस होता है, ये हमारा जब गैसियस एटम हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्वेंट में करते हैं इसको, मतलब पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, बट इन पोलर सॉल्वेंट हमारा रेंज मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और इसको आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हमारा लिथियम प्लस का साइज बड़ा हो जा रहा है, देखो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, डाइपोल आपको पता ही, डाइपोल मैंने समझाया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा एक लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम हो गया, और ये हमारा हो गया सीजियम, ठीक है, ये हमारा हो गया सीजियम, ठीक है। अब देखो इसका लिथियम प्लस का साइज तो ठीक है, छोटा है, ठीक है, और सीजियम प्लस का साइज छोटा है, बट ये कब होता है, जब मतलब लिथियम प्लस का साइज छोटा है और सीजियम प्लस का साइज बड़ा है, ये कब होता है, ये गैसीय एटम में, ठीक है। लेकिन जब पोलर सॉल्वेंट डालते हैं तो पोलर सॉल्वेंट से क्या होगा, जो वाटर, सपोज वाटर, ठीक है, तो उसको डालने से क्या होगा, अगर ये छोटा साइज है तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके ये हो जाएंगे, मतलब ज्यादा आ जाएंगे, चिपक जाएंगे इसके पास, ठीक है, तो इसको ज्यादा स्टेबल करेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो साइज अभी इतना था, अब इसका साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, यहीं पे अभी देखो इसका जो हम लोग पढ़े थे चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसका चार्ज डेंसिटी कम है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे लेस नंबर ही वाटर मतलब आके वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। तो इसका जो साइज बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया, तो इसका साइज लगभग इतना होगा, मतलब इसका साइज अगर इतना हो गया, ठीक है, तो इसका साइज कितना है, इतना ही हुआ। अब बताओ किसका साइज बढ़ गया, इसका ही बढ़ गया ना, क्योंकि हमारे जो सॉल्वेंट है वो आके उसके आगे, मतलब उस आयंस के ऊपर आके चिपक गए, ठीक है, तो इसलिए इसका साइज बढ़ जाता है, यही है हमारा रीजन, पोलर सॉल्वेंट क्यों हमारा इंक्रीज होता है लिथियम प्लस का, ठीक है। नाउ ड्यू टू मोर सॉल्वेशन, अभी देखा हमने, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमने खत्म कर दिया, अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद में सक्सेसिव कैसे कैसे IE1 IE2 ये सब पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिट के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब आपको नाम से ही लगता है, देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ना, केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल चीज है। पहली बात, हर एक चीज को इन डेप्थ मतलब समझा कर उसका मतलब क्या है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, कभी भी कोई भी रट्टा आप मारोगे ना केमिस्ट्री में, बहुत कुछ रटने के लिए, ठीक है, याद करते करते आप थक जाओगे, इससे अच्छा है उसको समझ लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझा करो, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल सा है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है, किसके लिए, आयोनाइज्ड करने के लिए, कोई न्यूट्रल फॉर्म का एटम है उसको एनर्जी प्रोवाइड करके उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सवाल आता है कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो वही, अब ये चलो ये सब तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये समझा, इट इज द मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखो एनर्जी तो हम लोग बहुत ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है, कितना भी 10 15 16 कितना दो तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, लेकिन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि मिनिमम कितना अमाउंट है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। तो वहां पे यही बोल रहा है, इट इज द मिनिमम amount of energy required to remove, it is minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell
ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, सिंपल सा, आइसोलेटेड मतलब एक है, गैसियस फॉर्म में, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में आउटर मोस्ट सेल से कितना मिनिमम अमाउंट दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ लोग उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ लोग उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी में कुछ नहीं, 1 मोल का जब हम लोग लेते हैं कि कितना चेंज आ रहा है पहले, और मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले, जितना पहले न्यूट्रल फॉर्म में कितना एनर्जी था, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें कितना मतलब एनर्जी आई, वो सब देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बात एक ही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, सब एक ही है। ठीक है ना, सिंपल सा मैंने बोला आउटर मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है एनर्जी प्रोवाइड करके, उसी को बोलते हैं। और हमें क्या, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, केटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जी दे रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक, एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेन डिफरेंस वही है कि क्यू हमारा क्या, डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे न्यूट्रल एटम है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसका क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। सिस्टम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अगर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है या मतलब इसको हीट को या एनर्जी को रिलीज करता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उसका जो साइन होता है डेल्टा एच, उसको क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करना। ठीक है, नाउ सो व्हाट इज दिस प्रोसेस, ये हमारा ये है पटाखे है जो हम लोग दिवाली वाले में फोड़ते हैं, वो पटाखे, और ये जो आइस वाला। अब आप सोचो इसको, ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होगा। बहुत लोग जल्दी जल्दी में बोलेंगे एक्सोथर्मिक है, लेकिन नहीं, आंसर गलत है, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक क्यों, इसका रीजन ये है कि जो एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब हमने उसको सिस्टम को हीट, मतलब जो अपना सिस्टम रहता है उसको एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो अभी यहाँ पे पटाखा वटाखा जो रहता है ये अपने आप से तो होगा नहीं, इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तब जाके ये सब होता है ना। आइस को हो गया, ये बाहर से मतलब हीट टेम्परेचर लेता है, हीट लेता है, तब जाके आइस मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक बोले तो बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक के बारे में देखें, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। केटायन फॉर्म होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अगर कोई भी, अगर सिस्टम न्यूट्रल फॉर्म में अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर केटायन प्लस चार्ज आता है। ठीक है, केटायन फॉर्म होगा। अब देखो कोई भी ऑक्सीडेशन कब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सिंपल सा, अगर ट्रिक से याद करना है तो ऑयल याद कर लो, ऑयल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ अब देखो ये सब आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे आ जाता है, यूनिट इसका देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, पोटेंशियल, जो भी बोलो आप, उसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या जूल में भी बोलते हैं उसको, किलो जूल में लेते हैं, किलो कैलोरी। देखो इतना है, जूल किलो जूल, किलो जूल तो एक ही है। ठीक है, बाकी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी और जूल, तीन चीजें आपको देखना है। ठीक है, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल से रिलेशन बताया तो 96.49, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैलोरी से बताया तो 23.06। ठीक है, पर मोल में हो रहा है। नाउ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी कितना जूल होता है, ये डायरेक्ट आता है इससे। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सिंपल सा है यार। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल एल्यूमिनियम, एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम, सिंपल सा। एल्यूमिनियम अपना गैसीय एटम था, उसमें से एनर्जी दिया हमने IE1, सपोज कुछ IE1 कुछ एनर्जी दिया, उसका नाम बोल दे IE1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारा क्या हो गया, Al+ बन गया। ठीक है, चलो इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये तो 2A3 2A2 आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी खुद देना पड़ेगा, बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, हेंस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम लोग बाहर से कोई एनर्जी देते हैं सिस्टम, मतलब उस एटम को या उस सिस्टम को देते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब जो हमारा एनर्जी है वो पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें से Al+ में से भी हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे क्या सोचना है, यहाँ पे मैटर ये है कि हमें IE1 IE2 क्या रिलेशन है, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, किसमें एनर्जी कम है किसमें ज्यादा। अब ये बताओ, न्यूट्रल फॉर्म है, उसमें से तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया आसानी से, चलो ठीक है निकाल लिया कैसे भी करके।
क्या आप केटायन में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? भाई साहब केटायन है, केटायन खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके पास खुद कमी है इलेक्ट्रॉन, कैसे आप वहाँ से मतलब आपको ये अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको बहुत ही ताकत, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है? समझो बात को। तो Al प्लस में से आप Ie1 जो एनर्जी प्रोवाइड करो, वो ज़्यादा दोगे, ठीक है? इसलिए Ie2 ज़्यादा होता है, ठीक है? द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी will be higher than first ionization energy because it is more difficult to remove an electron from a positive आयन, ठीक है, देन फॉर्म न्यूट्रल एटम। सिंपल, न्यूट्रल फॉर्म से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना सिंपल है, कम एनर्जी लगेगा, बट आप केटायन से या कोई केटायन स्पीसीज आप इलेक्ट्रॉन निकालो उसमें से ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है? चलो Ie2 हो गया। अब आप वो Al2 से भी खतरनाक आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तो इसका आप Ie3 होगा, ये तो और ज्यादा होगा। चलो ये भी मान लिया हमने। वही सेम प्रोसीजर है कि Al+2 तो ठीक था, Al+2 से Al+3 बनाना है, मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन भाग रहे हो, सो भाई दे दो इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है, हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इन द सेम वे द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर देन सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है? चलो अब यहाँ पे 281 हो गया, 28 हो गया, ये तो आपको आता है, बहुत ही बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है। स्टेबल हो गया। अब Al+3 आपका स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब भी आप मान नहीं रहे हो, अभी बोलोगे सर मेरे पास एनर्जी है, मैं तो निकालना चाहता हूँ और इलेक्ट्रॉन। भाई साहब आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि Al+3 आपका स्टेबल हो गया है। आंसर पूछोगे सर क्यों, कैसे आपको पता चला स्टेबल हो गया? क्या देख के Al+3 है तो स्टेबल? नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का देखोगे 2 8 है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा। अगर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सिमिलर हो जाता है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो Al+3 आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब आप बोलोगे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और प्लस उल्टा वो भी केटायन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगा, इसलिए ये Ie4 बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? तो आप रिलेशन यहाँ पे देखना, हियर द वैलेंस शेल हैज चेंज, वो ठीक है। देयर विल बी सडन जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी, सो द आयोनाइजेशन एनर्जी जो 4 का है, क्रेटर बहुत ही ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी 3 से। रीजन आपको समझा? इसीलिए जो रिलेशन है Ie1 थोड़ा कम लगेगा एनर्जी, उससे ज़्यादा Ie2 में लगेगा, फिर Ie3 बहुत 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 ज़्यादा Ie4 में, ठीक है? नाउ वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर, कुछ ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के बेसिस पे देखेंगे कैसे कैसे क्या वेरिएशन हो रहे हैं उसमें, ठीक है? चलो ग्राफ देखते हैं। अब ये ग्राफ को आप नोटिस करोगे, ठीक है? अगर आप ग्राफ ध्यान से देख रहे हो, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, Ie1 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर है 2 4 6 ये सब, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो टॉप पे सबसे यहाँ पे हीलियम है, सबसे मैं टॉप पे देखता हूँ, ठीक है, फिर नियॉन है, फिर ऑर्गन है, फिर यहाँ पे क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन है। ध्यान से सुना, ये आपको याद हो जाएगा कि बारे में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो, सबसे जो टॉप पे है, सबसे मतलब आयोनाइजेशन जो सबसे मैक्सिमम देखा जाए, तो ये नोबल गैसेस का है, ठीक है? मतलब नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही हार्ड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगता है। देखो इसलिए सब नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब हमारे नोबल गैस सब टॉप पे आते हैं। अब सबसे कम एनर्जी किस में लगता है? आप यहाँ पे देख लो, सबसे लोवेस्ट में ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये क्या हो गया, कुछ भी कैल्शियम जो भी है, ये रुबिडियम हो गया, ये सीजियम हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप ये देखोगे कि जो अल्कली मेटल का ग्रुप होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचटम, ये सब, तो ये सब में सबसे कम एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब हल्का सा भी एनर्जी दिया तुरंत निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो, इसीलिए तो इनको बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर दे, ठीक है? तो वही है कि जो अल्कली मेटल होता है उनमें उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, जो नोबल गैस होते हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये ग्राफ से हमें ये इंटरप्रिटेशन मिला, ठीक है? नाउ द पेरियोडिसिटी ऑफ ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। हमने देखा एट द मैक्सिमम नोबल गैसेस पाए जाते हैं, दिस इज बिकॉज दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? नाउ लास्ट में हमें वही मिलते हैं कि अल्कली मेटल एट द मिनिमा, ये सब हमें समझ लिया, ठीक है? बिकॉज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल व्हिच कैन बी इजीली रिमूव्ड। चलो अब ये भी इसका ये रीजन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, निकलना ईजी है। अगर निकल जाता है तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है, ठीक है? चलो अल्कली मेटल का, सो दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड कैन बी कोरिलेटेड विद हाई रिएक्टिविटी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सिंपल सा, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है भाई साहब? रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के निकलने पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई दे रहा है, क्या हो रहा है। अब चुटकी से बजाओ, हल्का सा लाइट आपने दिया,
इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसीलिए बोलते हैं जो अल्कली मेटल होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। चलो सबसे पहले देखें एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ शेल। आप खुद बताना आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने समझ लिया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब आपको ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, हमारा जो साइज छोटा होना चाहिए कि एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए। आप खुद सोचो, आप जब सोचोगे आपको पता चलेगा कि जब एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होगा तो भाई साहब वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, तो उसमें से हमें हल्का सा एनर्जी देके निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बट अगर एटॉमिक साइज छोटा है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से एक थोड़ा सा विजुलाइज करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे आपका एटॉमिक साइज एक यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है सपोज, एक आपका एटॉमिक साइज ये है। ठीक है, कुछ डायग्राम बहुत गंदा है बट आप लोग उसको देख लेना, ठीक, माइंड मत करना। ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, सपोज मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये प्लस और ये माइनस बहुत ही पास है, एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा है, मतलब इन दोनों का अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हमें एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। बट ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन में थोड़ा डिस्टेंस दूर है इस कंपेयर में, तो ये इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी देंगे लेकिन निकलेगा, मतलब इसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा लगे, आयोनाइज से छोड़ो, एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, भाई साहब इसमें लगेगा ना। इसीलिए एटॉमिक साइज का यही रिलेशन है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करने का, सब कुछ आपको सिंपल समझने का। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, अब बताओ साइज का एटम मतलब जो एटम का साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा ना, सिंपल सा बात है। इजियर इज द रिमूवल ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हायर हाई हेंस एनर्जी रिक्वायर्ड इज। सिंपल से आपको ये रिलेशन याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद क्या करने का मैंने आपको समझा भी दिया क्या क्यों होते हैं। अब लोग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किया करो, कॉन्सेप्ट इज पावर, ये आप लोग याद करना, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, नाउ एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको रिलेशन हमेशा याद भी होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सेकंड आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बोले तो न्यूक्लियस पे चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर। हमने अभी देखा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा साइज जो होगा छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, अगर हमारा साइज छोटा है तो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो ग्रेटर द चार्ज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सल्फर है, इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज है, मतलब छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यही हमारा पढ़ना है, मतलब साइज पे आपने देखा न्यूक्लियर चार्ज, ये भी देखा ग्रेटर इज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। इससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट। न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर या जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट कुछ भी बहुत बड़ा तोप नहीं भाई साहब, सिंपल सा है ना, सिंपल सा मैं आपको बहुत बार समझा दिखा हूँ, आज भी समझाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है ना तो आप लोग कुछ भी कर सकते। सिंपल सा ये है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ये तो पता होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे तो। चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। चलो मान लिया मैंने, प्लस माइनस तो अट्रैक्ट करते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये इस किसको खींच रहा है। अब ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको, वेट, ये देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉन जो हो गए, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, एक मिनट, इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे, भाई तू हट जा, तू हट जा, दूर हो जा। तो क्या होगा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये सब जो इलेक्ट्रॉन है ये सब कम करेंगे। ठीक है, सिल्ड, एक मिनट यार क्या हो रहा है, ये कलर इसका थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, यही रखता हूँ। चलो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस इन दोनों का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको शिल्ड करेंगे, इसको बचाएंगे, मतलब बचाएंगे क्या, उसको रोकेंगे, भाई तू बता न्यूक्लियस के पास, तू वहीं रहे, इसको रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसका भी इलेक्ट्रॉन, और हमें बताया सेम इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन सब इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके दूर भगाएंगे। अब जितना ज्यादा शिल्डिंग होगा, मतलब शिल्डिंग मतलब जितना ज्यादा ये रिपल्सन होगा उतना ही साइज तो बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को, नहीं बात समझ रहे हो,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि जो s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल। अब ये क्या लिखा हुआ, ये हमारा शिल्डिंग इफेक्ट का ये है, ठीक है। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम शिल्डिंग होता है, मतलब अगर हमारा जो आउटर मोस्ट के पहले s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन फील हुआ है तो उसमें ज्यादा ज्यादा शिल्डिंग होगा। ज्यादा शिल्डिंग होने से मतलब वो न्यूक्लियस उसको उतना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यही बात हमारा अगर डी और एफ में होता है, यही हमारा अगर ये डी ऑर्बिटल में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, सपोज 3d 4d आप भरोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप अगर 3d आ गया, फिर उसके बाद 4f आ गया, 4s आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे 3d वाला जो इनर कोर देखते हैं, आउटर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो 3d है, अगर d है या f है, तो उसका जो शिल्डिंग है वो बहुत ही लो है, मतलब ना के बराबर है, ये समझ लो। शिल्डिंग बहुत ही कम है, तो ये इसके रहने से कोई फायदा नहीं है। ये अपना आराम से ये न्यूक्लियस इसको ओवरकम करके खींच सकता है अपने पास, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, डी और एफ होना चाहिए, ठीक है। डी और एफ रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो शिल्डिंग इफेक्ट आपको समझा यहाँ पे, सिंपल सा वही है। चलो, विथ इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब शिल्डिंग इफेक्ट वही सब है। न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल रिड्यूसेस। क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल रिड्यूसेस सिंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे या पी ऑर्बिटल मतलब कुछ भी रहे, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल रिड्यूसेस, जो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा कम हो जाएगा, ठीक है। सिंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा, इससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होना मतलब साइज हमारा छोटा होना, साइज छोटा होना मतलब एनर्जी ज्यादा वो होगा, समझ रहे हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल सा एक बार और समझते हैं इस बात को, विथ इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, सपोज ठीक है ये न्यूक्लियस हमारा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर लग रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, मतलब तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इंदर वाले इसको और दूर भगा के इसका साइज और बढ़ा कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसके और इसके बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो तो मतलब हमारा जो साइज हो रहा है वो बढ़ रहा है ना, एटॉमिक साइज बढ़ गया ना। एटॉमिक साइज बढ़ना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घटना, एटॉमिक साइज बढ़ना मतलब एटॉमिक साइज मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घटना, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको, हमारा एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, शिल्डिंग अगर कम होता है, ये अगर शिल्डिंग नहीं कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर ये शिल्ड नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर शिल्डिंग अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, सपोज शिल्डिंग मतलब इंक्रीज मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस को आपस में नहीं आना है, मतलब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा अगर शिल्डिंग ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब उसको दूर भगा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आके बोलेंगे भाग यहाँ से, तो और दूर चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एटॉमिक साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज और हमें आयोनाइजेशन का रिलेशन पता है कि रेसिप्रोकल का है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। चलो, एसपीडीएफ का वही बता रहा है, मैक्सिमम शिल्डिंग इफेक्ट एस का होता है और मिनिमम शिल्डिंग इफेक्ट एफ का होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कंप्लीटली फील्ड होता है ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेट जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी, अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कन्फ्यूजन रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, हाई होता है, ठीक है। वही हमारा ग्राफ जो है। नाउ ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप्स एंड पीरियड, क्या ट्रेंड्स है, अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज मतलब समझ रहे हो आप, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, समझो, रेसिप्रोकल रिलेशन है, समझा। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिससे हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है, समझे आपने। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज है, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट द ग्राफ ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड पीरियड, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ है, ये देखना है यहाँ पे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, एक मिनट, ये देखना है, ये लिथियम, जैसे जैसे हम लोग लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये सब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते हैं ना, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। यहाँ बोला अल्कली मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज एंड देयरफॉर स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमने ग्राफ से भी समझा और एक्सप्लेनेशन भी इसका देखा था, ठीक है। नाउ एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, लिथियम से फ्लोरीन जा रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम
वही हमने देखा कि सब सेल तो मतलब एक नया सेल तो फॉर्म नहीं होता, उसी सेल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एटॉमिक मतलब एक पीरियड में, तो उससे क्या होगा, एंड शिल्डिंग डज नॉट इंक्रीजेस सफिशिएंटली टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। सिंपल सा, अगर एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन भरते जाए तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब हमारा ये भी बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनोस एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली। चलो, आयनोस एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ये भी समझा हमने। अभी सब हो गया। अब देखना, नोबल गैस का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, NH2 NP6, मतलब इनका Sp पूरा फुल है, P भी फुल है, तो इनका जो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन इनसे निकालते हो नोबल गैस से तो मैक्सिमम एनर्जी लगता है, इसलिए नोबल गैस हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ डाउन द ग्रुप आप देख रहे हो, हर एक ग्रुप में नया नया सेल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नया नया सेल फॉर्म मतलब एक नया नया मतलब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वेरी स्लाइटली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम, मतलब एटॉमिक साइज एक नया ही सेल बन रहा है ना, तो एटॉमिक साइज बहुत बड़ा, मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, इसका डिस्टेंस देखो, और यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे देखना प्लस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका इसका डिस्टेंस देखो, यहाँ इसका डिस्टेंस देखो, ऐसा इसका डिस्टेंस देखो, मतलब डिस्टेंस हमारा बढ़ ही रहा है, ठीक है। अगर हमारा प्लस और इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरल सी बात है कम होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनोस एंथैल्पी डिक्रीज होगा। तो हमने क्या देखा कि पीरियड में हमारा आयनोस एनर्जी इंक्रीज होता है और ग्रुप में हमारा डाउन द ग्रुप में आयनोस एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो, across the period ionization enthalpy increase और down the group ionization energy decrease, गवर्निंग फैक्टर across the period ये हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि पीरियड में क्या गवर्निंग फैक्टर हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और डाउन द ग्रुप में एटॉमिक रेडियस मतलब उसका साइज मैटर करता है, ठीक है। नाउ ग्रुप 18 हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो पता है, ग्रुप 18 सबसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन रखता है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है, और ग्रुप 1 का सबसे लोवेस्ट होता है, ग्रुप 1 विल हैव द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाईएस्ट किसका होगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। और लोवेस्ट किसका होगा, सीजियम का होगा, सबसे अच्छा सबसे बड़ा साइज होता है सीजियम का, ठीक है। चलो, एक्सेप्शन, यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं ये एक्सेप्शन क्या है। जैसे आपने अगर अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अगर आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट पता है ना तो एक्सेप्शन कोई है ही नहीं, फिर आप आराम से उसका जवाब दे सकते हो, बट आपको ऐसा फ्लो में नहीं जाना है कि हाँ ये रूल्स है ये करके टिक करके आना है, आपको एकदम सिस्टमेटिक जाना है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आपको ऑब्जर्व ऐसे ही लगे कि हाँ ठीक है, हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ये देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही तो होता है। मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज, इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज छोटा है, बोरॉन का सबसे छोटा है, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होना मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होना मतलब क्या, कि इसका जो ये है मतलब आयोनाइज एनर्जी ये कम होगा, क्योंकि आउट ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत दूर है, इससे क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, तो हमारा जो एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही कम होगा। तो हमें जनरल से ये होना चाहिए था कि सब हमें ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड यही था कि बोरॉन का सबसे ज़्यादा हो क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा मतलब आयोनाइजेशन ज़्यादा, ठीक है। और थैलियम का सबसे बड़ा साइज, इसलिए इसका सबसे कम होना चाहिए, चलो ठीक है, ये समझा एक्सपेक्टेड। अब ऑब्जर्व क्या होता है हमारा, ऑब्जर्व ये होता है कि बोरॉन, फिर उसके बाद आता है थैलियम, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है, ये ऑब्जर्व है। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, कोई बात नहीं, आपने अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा, चलो ठीक है, बोरॉन आप मानते हो सबसे छोटा साइज है, ठीक है, इस ग्रुप में सबसे छोटा साइज बोरॉन का है, तो इसका इसका आयनोसेन मतलब साइज छोटा है तो आयनोसेन एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा, चलो मान लिया। अब आता है एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम और गैलियम में मैटर होता है, जब एल्यूमिनियम गैलियम में आता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ऑर्बिटल, इसके पहले डी ऑर्बिटल फील होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल फील होने से क्या होता है कि इसका जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का और एफ ऑर्बिटल का सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही लो होता है, ठीक है, बहुत ही लो होता है, उससे क्या होगा, ये उतना ज्यादा सिल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्या होगा, इसका साइज जो न्यूक्लियस है वो डोमिनेट कर जाता है और इसके आउटर मोस्ट गैलियम के साइज को छोटा कर देता है, समझो बात को। डी गैलियम के पहले डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल का सिल्डिंग इफेक्ट कम है, सिल्डिंग इफेक्ट कम होने से उसको मतलब जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, समझा। इसलिए हमारा जो बोरॉन के बाद आता है गैलियम, समझे, अभी मैं देता हूँ, अभी एटॉमिक साइज की बात हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ, गैलियम, उसके बाद समझा, उसके बाद किसका आएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है।
अब आप देखो, ये आपने समझा, मतलब बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये समझा। इंडियम उसके बाद आएगा। अब आप बोलोगे थैलियम को क्यों यहाँ पे रख दिया है? थैलियम को यहाँ पे क्यों रखा है? थैलियम को यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जब आप डी ऑर्बिटल का देख रहे हो, डी ऑर्बिटल से भी पुअर शिल्डिंग एफ ऑर्बिटल का होता है। जब आप थैलियम में आओगे, सॉरी यहाँ पे एफ ऑर्बिटल, यहाँ पे जब आप थैलियम में आओगे तो उसके पहले एफ ऑर्बिटल को फिल किया जा चुका है। तो एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, मतलब एस पी डी एफ। तो सबसे कम, सबसे बेकार शिल्डिंग इफेक्ट एफ का होता है। तो इसीलिए इतना बेकार होता है कि जो न्यूक्लियस होता है थैलियम का, वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत ही अच्छे से खींच के अपने पास रख लेता है, मतलब बहुत ही नजदीक रखता है। इसीलिए जो एटॉमिक साइज होता है थैलियम का सबसे छोटा हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, बोरॉन के कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। आई होप आपको समझा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन पढ़ना तो याद करते रहोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझा आपको? चलो, ग्रुप 14 में कुछ नहीं है, सब नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड था वही है, बट हमें एक जहाँ यहाँ पे एक ही चीज डिफरेंस है कि जो मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है। सब साइज हमारा क्या होगा, एटॉमिक साइज कार्बन सबसे छोटा है, लेड का सबसे बड़ा, बट यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा लेड का, ठीक है। लेड का ज्यादा होगा, तो वही है कार्बन सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन, फिर उसके बाद लेड आएगा, फिर टीन आएगा, ठीक है। वही है एफ ऑर्बिटल जो भी है वही। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या है, शक्ति वक्र मैंने आपको बोला था 5:3:2 याद करना, 5:3:2। अब आपने एटॉमिक साइज अपने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि एटॉमिक साइज पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5 तक डिक्रीज होता है। फिर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब एटॉमिक साइज देखा जाए, एटॉमिक साइज की मैं बात कर रहा हूँ, एटॉमिक साइज क्या होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एटॉमिक साइज इन तीन, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तो बात की बात है। एटॉमिक, यहाँ पे मैं आता हूँ, एटॉमिक साइज इन तीनों का डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वैनेडियम, ऐसे, ठीक है। फिर इन तीनों में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मतलब लगभग बराबर आता है, ठीक है, कांस्टेंट आता है। फिर इन दोनों में क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब जिंक का बड़ा हो जाता है साइज, मतलब ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आप खुद ही बता दोगे इसके बारे में। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, और यहाँ पे आयोनाइजेशन, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो यही रिलेशन यहाँ पे है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। देखो एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।